वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे लॉफुल कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। ये बीआरएफ का एक टॉपिक है जो हम बीकॉम के अंदर पढ़ते हैं। तो लॉफुल कंसीडरेशन मतलब कंसीडरेशन वही कि जब आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो एक दूसरे को हम जो देते हैं, जो बेनिफिट मिलता है वो कंसीडरेशन होता है। तो कहता है कि जो कंसीडरेशन होता है या ऑब्जेक्ट होता है उसके बारे में। तो कहता है कि जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिना कंसीडरेशन के क्या माना जाता है, गैम्बल, जुआ या गेम ऑफ चांस। तो वो क्या होता है, वॉइड। जो कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट होते हैं वो सेम थिंग ही होते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों पार्टीज के। जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के बीच में, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट होता है एक पार्टी के लिए और वही दूसरे के लिए वो कंसीडरेशन होता है। जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट करता है कि बी को वो अपनी वॉच बेच देगा 1,000 रुपये में। तो यहाँ पे जो ए का ऑब्जेक्ट है वो वॉच बेचना है और बी का कंसीडरेशन है। जबकि 1,000 रुपये है वो ए का कंसीडरेशन और बी का ऑब्जेक्ट है कि उसे पे करना है। अब बात आती है कंसीडरेशन का मीनिंग। तो कंसीडरेशन मतलब समथिंग फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए कुछ देना। इफ़ ए पर्सन डज और प्रोमिस टू डू समथिंग, मतलब कोई पर्सन है वो करता है या प्रोमिस करता है करने के लिए या नहीं करता है या रिटर्न में कुछ देता है, ठीक है। क्विड प्रो क्यू या बोलते हैं कंपनसेशन। मतलब क्विड प्रो क्यू का मतलब होता है फेवर, जो कोई भी फेवर है या कोई भी एडवांटेजेस है जो ग्रांट की जाती है रिटर्न में, ठीक है। कंपनसेशन बिना विदाउट जो प्रोमिस है वो वैलिड नहीं होगा। अगर ये नहीं होगा कंसीडरेशन तो भी जो प्रोमिस है वो वैलिड नहीं होगा। जो कुछ भी है, ठीक है, वो उसे क्या बोला जाता है, कंसीडरेशन। दूसरे शब्दों में कहे तो कंसीडरेशन वो प्राइस होता है जो पे किया जाता है गुड्स वगैरह खरीदने के लिए या किसी के प्रोमिस को रखने के लिए। जब एक पर्सन है वो प्रोमिस करता है किसी दूसरे को कि वो रिसीव करता है कुछ ना कुछ गेन वगैरह, तो वो भी क्या होता है उसके लिए कंसीडरेशन की तरह काम करता है। क्योंकि जो एक कंसीडरेशन होता है वो प्रॉफिट, लॉस, बेनिफिट, डैमेज, ऑब्लिगेशन कुछ भी हो सकता है। लेकिन बिना कंसीडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं है, मतलब लॉ लागू नहीं करता। जैसे ये प्रोमिस करता है बी को कि मैं 10,000 रुपये का गिफ्ट दूंगा बी को, लेकिन रिटर्न में कुछ नहीं लेगा, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन बाद में अगर वो अपना माइंड बदल कुछ लेना चाहे तो वो ऐसा नहीं कर सकता है, ठीक है। कोर्ट में केस नहीं कर सकता है। तो जो कंसीडरेशन होता है वो प्राइस होता है जिसके लिए प्रोमिस किया जाता है, जो मिलेगा या प्रोमिस जो पूरा किया जाएगा। सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग वहन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमाइजर के डिजायर पर जो प्रोमिसी या कोई अदर पर्सन है वो कोई काम करता है या उससे बचता है, ठीक है, या प्रोमिस करता है तो वो क्या कहलाता है, कंसीडरेशन कहलाता है। तो यही बोल रखा है कि जो मतलब इंग्लिश लॉ में जो वैल्यूएबल कंसीडरेशन है लॉ का वो क्या है, आइदर इन सम राइट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, बेनिफिट, एक पार्टी का जो होता है वो होता है, ठीक है। एलिमेंट्स क्या है कंसीडरेशन के, तो कंसीडरेशन मस्ट बी द रिजल्ट ऑफ प्रोमाइजर डिजायर। जो कंसीडरेशन है वो जो भी प्रोमाइजर है जो प्रोमिस कर रहा है उसकी डिजायर पे बेस होता है। कहता है कि कोई भी एक्शन है, अब्सेंटिज्म है, एक्शन है, वो किसकी डिजायर या रिक्वेस्ट पे होनी चाहिए, प्रोमाइजर की डिजायर पे। अगर ऐसा एक्शन है, अब्सेंटिज्म है, ठीक है, वो थर्ड पार्टी के इंटेंस पे होता है बिना किसी कंसेंट के प्रोमाइजर की, तो वो कंसीडरेशन नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे एक कार बेचता है बी, मतलब ए अपनी कार बेचता है जिसकी वैल्यू 1,00,000 है लेकिन वो 50,000 में बेच देता है, तो यहाँ पे कंसीडरेशन है। ये मतलब नहीं है कि वो कितने रुपए में बेच रहा है, ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है डज नॉट मेक दैट, तो ये लीगल नहीं बनाएगा ट्रांजेक्शन को, क्योंकि कंसीडरेशन है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कम है, वो डिपेंड करता है, कंसीडरेशन के ऊपर बात करता है। कॉन्ट्रैक्ट एडिक्वेट इनएडिक्वेट के ऊपर बात नहीं करता। कंसीडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमाइजी और एनी अदर पर्सन। कहते हैं कंसीडरेशन का मतलब ये नहीं है कि प्रोमाइजी ही पे करेगा, ये कोई और अदर पर्सन भी पे कर सकता है। इसके कनेक्शन में कहता है कि जो लॉ रिकॉग्नाइज करती है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव कंसीडरेशन को, जो क्या कहता है कि जो कंसीडरेशन है वो कोई प्रोमिस नहीं है। प्रोमिस कैसा होता है, मस्ट बी पार्टी टू द कंसीडरेशन के पार्टी। ये इम्प्लाई करता है कि जो एज लॉन्ग एज देर इज कंसीडरेशन होगा तब तक ही प्रोमिस होगा। लेकिन कोई भी स्ट्रेंजर है ना, ठीक है, उसके लिए जो भी कंसीडरेशन होता है उसके अगेंस्ट में भी केस किया जा सकता है अगर वो पार्टली कनेक्टेड है कॉन्ट्रैक्ट से, ठीक है। वो पार्टी अगर कॉन्ट्रैक्ट जो भी हुआ था उससे रिलेटेड है तो, ठीक है। एक फादर है वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी को अपनी डॉटर के पास छोड़ के चला जाता है। ये कहता है कि वो कुछ ना कुछ अमाउंट अपने चाचा को देगी, ठीक है, लेकिन डॉटर प्रॉमिस करते पे करेगी और बाद में वो पे करना बंद कर देती है। केस होता है तो कोर्ट उसकी दलील को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि उसके दायित्व बनता था अपने चाचा को पे करना, क्योंकि उसका चाचा उसको इनडायरेक्ट फॉर्म में रिटर्न दे रहा था। तो जो स्ट्रेंजर होता है कंसीडरेशन के लिए वो भी केस कर सकता है, लेकिन एक जो स्ट्रेंजर होता है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है।
मतलब कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो स्ट्रेंजर हो वो ऐसा नहीं कर सकता। कंसीडरेशन कहता है कि मे बी प्रोमिस टू डू और अब्सटेन, मतलब यही है कंसीडरेशन की कोई काम करना या ना करना। तो ये नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है। पॉजिटिव में तो प्रोमिस एक्सप्रेस करता है किसी काम को करने की अपने डिजायर, और नेगेटिव में जो प्रोमिस होता है वो बचता है, पोस्टपोन करता है किसी काम को करने से। ए कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो बेच देगा अपना घर 10 लाख रुपए में बी को। इस केस में जो 10 लाख रुपए वो पॉजिटिव कंसिडरेशन है, जबकि एक लोन देता है 10 लाख का बी को और वो मतलब रिटर्न में कुछ मांगता है लेकिन वो नहीं मिलता है तो केस करना चाहता है। लेकिन बी कहता है मैं 1 लाख रुपए इंटरेस्ट के दे दूंगा 1 साल के और अगले साल आपको मतलब लोन का रिपेमेंट कर दूंगा। तो ये नेगेटिव में आ गया ना। कंसिडरेशन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर किसी से रिलेटेड हो सकता है। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट रिकॉग्नाइज करता है पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंसिडरेशन को, जबकि जो इंग्लिश लॉ है वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। पास्ट कंसिडरेशन मतलब जब एक कंसिडरेशन है पार्टली फॉर ए प्रेजेंट प्रोमिस वाज गिवन इन द पास्ट, ठीक है। कहता है कि कोई भी कंसिडरेशन है वो पार्टली है प्रेजेंट प्रोमिस के लिए, ठीक है, मतलब जो पास्ट में हुआ था उसके लिए, बिफोर डेट ऑफ द प्रोमिस, ठीक है। तो उसे पास्ट कंसिडरेशन जैसे कि ए ने सर्विस दी बी को, ठीक है, और 1 वीक बाद भी उसे 1,000 रुपये प्रोमिस कर देता है पे करने के लिए। तो ये क्या हो गया पास्ट का, मतलब पास्ट में जो सर्विस ली थी उसके लिए जो अमाउंट दी जा रही है, ठीक है। तो एक टाइप से कहती है ऑनर या ग्रेटिट्यूड को दिखाता है। प्रेजेंट कंसीडरेशन मतलब प्रेजेंट में किसी काम को करने या ना करने के लिए जो प्रोमिस किया जाता है वो प्रेजेंट कंसीडरेशन होता है, जैसे एक कैश सेल है। फ्यूचर कंसीडरेशन मतलब जो फ्यूचर से रिलेटेड हो गया, ठीक है, जब एक पार्टी या किसी दूसरे को सब्सिक्वेंट एक्ट पास कर दिया जाता है या उसको मना किया जाता है करने के लिए, तो फ्यूचर में एग्जांपल ये प्रॉमिस करता है कि 100 क्विंटल राइस बेचूंगा, ठीक है, फ्रॉम द क्रॉपिंग क्रॉप, जो भी कमिंग क्रॉप है उससे 800 क्विंटल बी को। बी प्रॉमिस करता है कि वो पेमेंट करेगा उसी वीक में, ठीक है। तो ये फ्यूचर में हो गया ना, फ्यूचर में जब क्रॉप आएगी तो वो बेचेगा तब उसको पैसे मिलेंगे। ये लीगल रियल और सर्टेन होना चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्ट है ना जहाँ पे जो कंसिडरेशन हो कैसा है, अगर इलीगल है, अनरियल है, अनसर्टेन है तो वो वैलिड नहीं होगा, वो वॉइड होगा। जो पार्टीज है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में वो लॉ के अगेंस्ट मतलब एक्शन नहीं ले सकती, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को लागू नहीं करवा सकते। एग्जाम्पल ये प्रॉमिस करता है कि मैं 10,000 रुपये दूंगा बी को, अगर वो सी को पीट देता है तो इलीगल हो गया क्योंकि वो तो अपनी दुश्मनी निकाल रहा है, ठीक है। तो यही है कि दूसरा वो रियल भी होना चाहिए। कैसे, इसमें एक्स प्रॉमिस करता है कि गिव एन अमाउंट ऑफ मनी टू वाई, और वाई प्रॉमिस करता है टू प्रे फॉर एक्स लॉन्ग लाइफ, मैं उसकी लाइफ के लिए। तो ये मतलब रियल नहीं है ना भाई, उसके लिए दुआ वगैरह, तो ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता। कंसीडरेशन जरूर नहीं एडिक्वेट हो, कंसीडरेशन होना मतलब कुछ ना कुछ रिटर्न में मिले, लेकिन वो रिटर्न में कितना है वो नहीं देखा जाता, ठीक है। ये जो है ना ये सपोर्ट किया जाता है कंसीडरेशन से कॉन्ट्रैक्ट, ना कि एडिक्वेसी से, ठीक है। तो यही है एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन एंड एग्रीमेंट। कहता है कि हमें पता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वो लीगली वैलिड है कब, जब कंसीडरेशन या ऑब्जेक्ट है। बिना कंसीडरेशन या ऑब्जेक्ट के वो वैगर कह सकते हैं, सट्टा वगैरह है, गैम्बलिंग वगैरह है, ठीक है। तो उससे कंसीडरेशन मतलब कुछ ना कुछ रिटर्न में, कोई भी कंपनसेशन नहीं होगा, मतलब रिटर्न में कुछ नहीं होगा, कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होगी, तो वो भी क्या नहीं होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट। तो ए प्रॉमिस करता है कि मैं प्रेजेंट में एक वॉच दूंगा बी के बर्थडे पे, तो रिटर्न में तो कुछ हो नहीं रहा, तो ये कंसीडरेशन नहीं है। ए ऑफर करता है कि मैं अपनी वॉच 200 रुपये में बेचूंगा, बी एक्सेप्ट कर लेते, तो यहाँ पे दोनों साइड से कंसीडरेशन है। एक कॉन्ट्रैक्ट तभी वैलिड है जहाँ वहाँ पे कंसीडरेशन है, और कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो लॉ के द्वारा भी इन्फोर्सेबल नहीं होगा, ठीक है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो यही एक प्रॉमिस बिना कंसीडरेशन के गिफ्ट की तरह माना जाता है। जो प्रॉमिस ही होगा वो फिर इन्फोर्सेबल नहीं होगा लॉ के द्वारा, क्योंकि वहाँ पे कोई भी कंसीडरेशन नहीं है। तो यही बता रखा है यहाँ पे टू द रूल कि इस रूल के क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, कि कब जब कंसीडरेशन नहीं होता तब भी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वैलिड होता है, क्योंकि नॉर्मली बिना कंसीडरेशन के तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइड होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है। पहले है व्हेन प्रोमिस इज मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, मतलब जब किसी के साथ हमारे रिलेशन है, जैसे कोई हमारा फैमिली मेम्बर है और लव एंड अफेक्शन का रिलेशन है, ठीक है। तो यही बता रखा है कि कोई भी एग्रीमेंट है जो बिना कंसीडरेशन के लिए किया जाता है वो वॉइड होता है, जब तक कि देखो एक तो वो रिटर्न में हो, रजिस्टर्ड हो लॉ के अंतर्गत, ठीक है, और कहता है कि जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है फोर्थ में वो रजिस्टर्ड हो, और मेड एन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, जो भी पार्टीज हैं उनके बीच में नियर रिलेशन हो। 4 एलिमेंट जरूरी हैं बिना कंसीडरेशन के वैलिड करने के कॉन्ट्रैक्ट के। एक तो रिटर्न में होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए जो भी लॉ एट प्रेजेंट प्रिवेलिंग है उसके अंदर, और जो पार्टीज है वो एक दूसरे से रिलेटेड होनी चाहिए, क्लोजली इंटीमेटली मतलब बिल्कुल क्लोजली, एंड लव एंड अफेक्शन का रिलेशन हो। जैसे एग्जाम्पल ए प्रॉमिस करता है 2 लाख अपने बेटे को देने के लिए, क्यों, लव एंड अफेक्शन के कारण, और ये प्रॉमिस करता है रिटर्न में रजिस्टर भी करवाता है, तो ये प्रॉमिस क्या होगा, वैलिड होगा,
ठीक है। जैसे एक हिंदू हस्बैंड है भाई, अपनी वाइफ से लड़ाई होने के बाद तो वो क्या करता है कि मैं अपनी वाइफ को पे करूँगा सर्टेन अमाउंट, ठीक है, क्योंकि भाई लड़ाई हो गई है ना इस वजह से, ठीक है। तो मान लिया वो रजिस्टर्ड भी है, लेकिन कोर्ट ने इसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया क्योंकि नेचुरल लव एंड अफेक्शन तो उनके बीच में बचा ही नहीं। तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके लिए। फिर बात आती है व्हेन द प्रॉमिस इज मेड टू कंपनसेट द वॉलंटरी सर्विस। वॉलंट मतलब जब आप खुद से कोई सर्विस दे रहे हो उसको कंपनसेट करने के लिए। देखो इस सेक्शन में बताया गया है कि ओनली और इन पार्ट, जब एक पर्सन है वो पहले ही वॉलंटरी कोई काम कर रहा है या प्रोमाइजर है, जो भी किसी भी प्रोमाइजर के लिए जो परफॉर्म करता है एक एक्ट को प्रोमाइजर के लिए जो लीगली बाउंड है, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा बिना कंसिडरेशन की। जैसे कि ये ज़रूरी होगा इसके अंदर कि जो एक्ट है वो वॉलंटरी हो। दूसरा, ये किया गया प्रोमाइजर के लिए, ठीक है, जो एग्जिस्टेंस रखता है एक्ट के अंतर्गत। तो इसके लिए दो एग्जांपल, जैसे कि ए को ना बी का पर्स मिलता है और वो बी को वापस कर देता है, बी इसके लिए ए को 100 रुपये देता है, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि ए ने वॉलंटरी ऐसा किया था और बी ने भी वॉलंटरी पैसे दिए हैं, क्योंकि ए को कोई वैसे मिलना नहीं था ना, क्योंकि उनके बीच में से कोई एग्रीमेंट नहीं था कि वापस देगा तो कुछ पैसे मिलेंगे। फिर बात आती है कि यहाँ पे एक और कॉन्ट्रैक्ट, एक वॉलंटरी है ना, बी के बच्चे को इन्फेंट सन को पालता है, सपोर्ट करता है, बी प्रॉमिस करता है कि मैं कंपनसेट करूँगा ए को जो भी एक्सपेंसेस उसने किए हैं, तो ये भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। जब जो प्रॉमिस होता है वो पे किया जाए टाइम बार डेप्ट में। टाइम बार मतलब कि एक फिक्स टाइम में। कहता है कि जब एक प्रोमाइजी है, ठीक है, जो एक प्रॉमिस है वो किया जाए किसी भी डेटर के द्वारा कि टाइम बार डेप्ट पे किया जाएगा, तो वो इन्फोर्सेबल होगा। बस क्या हो, रिटर्न में हो, साइन किया गया हो डेटर के द्वारा। तो यहाँ पे बता रहे ए है ना 1 लाख रुपए लेता है बी से, बट द डेबिट टाइम बाउंड अंडर द लॉ ऑफ लिमिट। लॉ ऑफ लिमिटेशन का मतलब क्या है, जो प्रेस्क्राइब करता है टाइम पीरियड जिसके अंतर्गत है ना इन्फोर्स किया गया लॉ के द्वारा या कोर्ट के द्वारा, ठीक है, एक राइट जो इन्फोर्स किया गया कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा। इवन सो जो ए है वो गिवन करता है रिटर्न प्रॉमिस बी को कि 50,000 रुपये पे करेगा, तो ये क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। जब एक कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी का होता है तो एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में तो कोई कंसिडरेशन होता ही नहीं है, तो वो क्या होगा, वैलिड होगा। जब एक कॉन्ट्रैक्ट हो ग्रेटिट्यूस या बेलमेंट के लिए, तो कहता है कि एक बेलमेंट है वो राइज होता है जब एक पर्सन कोई सामान ट्रांसफ़र करता है किसी दूसरे इंसान को, तो इस कंडीशन में जो बेली होगा वो रीस्टोर करेगा उस पोजीशन को जब तक वो पर्पस पूरा नहीं हो जाता जिसके लिए दिया। जैसे कि ए अपना फर्नीचर बी को देता है शादी के लिए, मैरिज के लिए, ओकेजन में यूज़ करने के लिए, तो बाद में वापस दे देगा। तो इस टाइप से मतलब यूज़ करने के लिए दिया है ना, तो यहाँ पे ऐसा कोई कंसिडरेशन यही हो गया कि एक दूसरे की हेल्प वगैरह, एक दूसरे को जो हेल्प मिल रही है, ठीक है। फिर बात आती है व्हेन द प्रॉमिस इज फॉर अ गिफ्ट और ए डोनेशन। कहता है कि जब ये सब प्रॉमिस किया जाता है तो इंटेल करता है कंसिडरेशन। देयरफॉर जो प्रॉमिस होता है, गिफ्ट होता है, डोनेशन होता है, वो नहीं रख सकता प्रॉमिस एंड कांट इनफोर्स टू डू सो, ना ही लागू करवा सकता है ऐसा। फिर बात आती है कंसिडरेशन की एडिकेसी की बात लो करता ही नहीं है अगर हम बात करें तो, क्योंकि क्या है एडिक्वेट इसके बारे में कोई बात ही नहीं है। ये सिर्फ ये कहता है कंसिडरेशन होना चाहिए, और जो एडिक्वेसी है कंसिडरेशन की वो पार्टीज को खुद से ही डिसाइड करनी चाहिए, ठीक है। जो कंसिडरेशन वो इम्प्लाई करता है समथिंग फॉर समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी मिल जाएगा वो कंसिडरेशन में आ जाएगा। ला सिर्फ कंसिडरेशन को बताता है कि एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट, ये नहीं बताता कितना एडिक्वेट होगा। कंसेंट मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट होता है फ्री कंसेंट पे होता है, तो वो उनको खुद से ही डिसाइड कर लेना चाहिए। जो कंसिडरेशन होता है ना कॉन्ट्रैक्ट का, वो वैल्यू रखे बस लॉ की नज़र में, और ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई इतना है या इतना नहीं है। बोला गया है कि जो कंसिडरेशन होता है वो एडिक्वेट नहीं होता, उसको ज़रूरत नहीं कि एडिक्वेट हो, बस वो लॉ की नज़र में कुछ वैल्यू रखे। फिर बात आती है स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन एंड स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस। तो कहता है कि जो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट होता है वो शू नहीं कर सकता, मतलब कोर्ट में केस वगैरह नहीं कर सकता, लेकिन एक स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन है वो ऐसा कर सकता है। तो यही दे रखा है कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, एक पर्सन है जो पार्टी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, उसको स्ट्रेंजर माना जाएगा उस कॉन्ट्रैक्ट का, ये जर्नल रूल है, ठीक है। ओनली जो पार्टीज होती है कॉन्ट्रैक्ट की वो इशू कर सकती है मैटर्स से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट के, स्ट्रेंजर ऐसा नहीं कर सकता। जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कोई राइट या कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं देता किसी स्ट्रेंजर को। ये क्या होता है, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब सिर्फ जो भी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज होती हैं वो ही लायबल होती हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है। तो यही बताया गया, ए प्रॉमिस करता है बी को कि वो एक ग्रेचुटी पे एन्युटी पे करेगा सी को 5,000 रुपये की, क्योंकि वो बी का फ्रेंड है, ठीक है। लेकिन इससे बी अपनी प्रॉपर्टी ए को ट्रांसफ़र कर देता है, लेकिन ए बाद में फेल हो जाता है, तो यहाँ पे बी केस कर सकता है ए पे, क्योंकि सी तो पार्टी नहीं था उस कॉन्ट्रैक्ट का।
अब बात आती है स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। तो कहता है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के पे लॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, और ये जरूरी नहीं है कि वो कंसिडरेशन प्रोमाइजर ही पे करे। जो कंसिडरेशन होता है वो किसी भी पर्सन से मिल सकता है, ठीक है, प्रोमाइजर हो, प्रोमाइजी हो, या कोई थर्ड पार्टी हो। तो यही बोल रखा है इसमें कि जो भी क्लियर है कि जो पर्सन है कॉन्ट्रैक्ट के अलावा वो कंसिडरेशन दे सकता है। जो पर्सन कंसिडरेशन नहीं देगा वो स्ट्रेंजर माना जाएगा। जैसे ए प्रॉमिस करता है कि वो अपनी कार बी को बेचेगा, लेकिन है ना सी जो बी का फ्रेंड था वो पैसे पे कर देता है, तो यहाँ पे है ना बी स्ट्रेंजर बन जाएगा, क्योंकि उसने तो कोई पैसे दिए नहीं है। तो जो डॉक्ट्राइन और कंस्ट्रक्टिव कंसिडरेशन होता है वो क्या कहता है कि एक पर्सन है ना स्ट्रेंजर हो सकता है कंसिडरेशन के लिए, वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्ट्रेंजर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे माना बी ने पेमेंट नहीं की लेकिन बी है ना केस जरूर कर सकता है, ठीक है। तो यही बोला गया है इसके अंदर, इसकी एक स्ट्रेंजर भी इशू कर सकता है, मतलब कोर्ट में केस कर सकता है, इसके एक्सेप्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे पहला दिया है जहाँ पे ट्रस्ट क्रिएट किया जाए, कोई भी पर्सन है जिसके फेवर में ट्रस्ट क्रिएट किया जाता है वो इन्फोर्स कर सकता है अपने इंटरेस्ट को, तब भी जब वो उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है। मैरिज सेटलमेंट ऑफ ए माइनर, कहता है कि जो एक स्ट्रेंजर होता है कॉन्ट्रैक्ट में वो शू कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट में अगर वो किसी मैरिज सेटलमेंट से रिलेटेड है। जो मैरिज होती है माइनर्स की वो इंडिया में कॉमन है, तो एक माइनर है वो शू कर सकता है चेंजेस में अपने बेनिफिट के लिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसके टर्म्स में, ठीक है। फिर पार्टीशन इन जॉइंट हिंदू फैमिली, कहता है कि जो पार्टीशंस होता है, पार्टीशन मतलब बंटवारा होता है किसी भी जॉइंट हिंदू फैमिली का, तो जो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट है जो किया जाता है मेंटेनेंस के लिए, मैरिज के लिए किसी पर्सन की, तो इस पर्सन को अधिकार है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सकता है, यहाँ तक कि जब वो उस कॉन्ट्रैक्ट की एक पार्टी नहीं है, मतलब मेंबर नहीं है। एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट जो एक एजेंट के द्वारा किया जाता है अपने प्रिंसिपल अपने मालिक की बिहाफ पर, वो भी लागू होगा लॉ के द्वारा। चार्ज ऑन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, कहता है कि कोई भी चार्ज अगर क्रिएट किया जाता है एक पर्सन की बिहाफ पर किसी इमूवेबल मतलब जिसको मूव नहीं करवा सकते इस जगह से दूसरी जगह, लाइक एस बिल्डिंग वगैरह, तो जो बेनिफिशरी होता है वो इन्फोर्स कर सकता है इस कॉन्ट्रैक्ट को, तब भी जब वो उस कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट नहीं है। असाइनी, अगर कोई भी पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट को असाइन कर दे अपने राइट्स को किसी दूसरे पर्सन को, तो जो असाइनी होता है ना वो शू कर सकता है अपने राइट्स को लागू करवाने के लिए। इसे हम बोल सकते हैं इंडोर्समेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। एग्जाम्पल है ये निगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर में आएगा। अब बात आती है इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ में क्या डिफरेंस है जब हम पढ़ते हैं कंसिडरेशन के ऊपर। तो एग्जिस्टेंस जो इंग्लिश लॉ है उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो दो प्रकार का होता है, एक सिंपल और एक कॉन्ट्रैक्चुअल। तो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट मतलब जिसमें जो कंसिडरेशन होता है वो ज़रूरी है, ठीक है, और जबकि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है सील में उसमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तब भी हो जाता है बिना सील के, मतलब बिना कंसिडरेशन के। जबकि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसका सेक्शन 25 क्या बताता है कि जो कंपनसेशन होता है वो मैंडेटरी है हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है। तो ये बात है यहाँ पे। फिर आती है एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन। तो इसमें क्या बता रखा है कि इंडियन और इंग्लिश लॉ है ना दोनों ही इन एडिक्वेसी को नहीं पहचानते। जो इंडियन लॉ है उसमें इन एडिक्वेसी है ना कंसिडरेशन की वो इनवैलिड नहीं मानी जाती, बट जो भी रिजर्व वगैरह है राइट के उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जरूर की जाती है कि भाई कितना एडिक्वेसी होना चाहिए था कंसिडरेशन को, ठीक है। जबकि इंग्लिश लॉ सिर्फ ये बताता है कंसिडरेशन होना चाहिए, ये मैटर नहीं करता कितना होना चाहिए। कंसिडरेशन ऑन हुज बिहाफ, ठीक है। तो कहते हैं इंग्लिश लॉ तो कहता है कंसिडरेशन कैन ओनली बी गिवन बाय द प्रोमाइजी, जबकि इंडियन लॉ कहता है कि प्रोमाइजी की बिहाफ पर कोई और भी पे कर सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे बात कर रखी है पास्ट कंसिडरेशन। इंडियन लॉ तो रिकॉग्नाइज करता है जबकि इंग्लिश लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता। पोजीशन ऑफ ए स्ट्रेंजर, इंग्लिश लॉ ना कोई राइट नहीं देता किसी भी स्ट्रेंजर को कंसिडरेशन के लिए, जबकि इंडियन लॉ ऐसा करता है। अब बात आती है अनलॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। कहते हैं कि जो एक लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, उसको किसी भी कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर उस मतलब कंसिडरेशन ही नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट होना भी ज़रूरी है। भाई किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को अगर वैलिड करवाना है तो उसमें कंसिडरेशन ही नहीं बल्कि एक प्रॉपर ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। भाई आपको ठीक है कंसिडरेशन है लेकिन ऑब्जेक्ट इलीगल है तब क्या करोगे। तो एक एग्रीमेंट जिसका अनलॉफुल कंसिडरेशन होता है या अनलॉफुल ऑब्जेक्ट होता है वो वॉइड एग्रीमेंट होगा। तो कौन कौन सी सिचुएशन है जिसमें एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। पहला, इफ़ एन एक्ट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ, कहता है कि अगर जो कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट है वो इलीगल है या
लॉ के द्वारा इग्नोर किया गया तो क्या होगा, वॉइड। जैसे कि अगर जो कंसिडरेशन है कॉन्ट्रैक्ट का वो क्या है कि किसी को हार्म पहुंचाना, कि अगर तूने उस पर्सन को मार दिया तो मैं तुझे इतने रुपए दूंगा, तो ये क्या हो गया, अनलॉफुल। तो ये क्या नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये वैलिड नहीं है, इनवैलिड है, वॉइड है। अगर कोई एक्ट किसी को डिफीट करने का, द प्रोविजन ऑफ लॉ कहता है कि अगर जो कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट एग्रीमेंट का वो ऐसा है कि मतलब जो इम्प्लीमेंट किया जाए कैसे, कि डिफीट करके जो भी प्रोविजन ऑफ लॉ है उनको इग्नोर करके, तो ऐसा एग्रीमेंट भी अनलॉफुल माना जाएगा। क्योंकि जो भी लॉ की बातें होती हैं हमें उन्हें ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर वो फ्रॉडुलेंट हो, कहता है कि अगर जो ऑब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट का वो डिफ्रॉड करना है, किसी पर्सन को चीट करना है, तो ये क्या माना जाएगा, वॉइड। अगर एक ओनर है पीस ऑफ लैंड का एंड बी उसका एजेंट, और बी ना ये सी को बिना बताए ना ए से परमिशन लिए सी को लैंड भेज देता है, तो ये भी क्या हो गया, फ्रॉड क्या है, क्योंकि उसकी खुद की तो लैंड है ही नहीं। इफ़ इट इन्वॉल्व्स इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, कहता है कि अगर दो पर्सन वो कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, क्या ऑब्जेक्ट है उनका, किसी तीसरे पर्सन को इंजरी करना, डैमेज करना, तो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो इलीगल माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा, ठीक है। जैसे कि एक एग्रीमेंट करता है बी के साथ, ठीक है, कि पब्लिश करने हैं कुछ डिफेमेटरी सी के बारे में, मतलब कुछ ऐसी चीज़ मतलब पब्लिश करने जिससे उसकी बेइज्जती हो, उसका नाम खराब हो, तो ये भी तो एक बेकार चीज़ है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उसका नाम खराब होगा, उसका बिजनेस डब हो जाएगा, तो उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना भी क्या होता है, इनवैलिड होता है। अगर जो कोर्ट है वो इसी इमोरल वाले कहते हैं कोई भी एग्रीमेंट अगर उसको इमोरल माना जाता है ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ में, तो वो एग्रीमेंट, जैसे कि एक एग्रीमेंट टू इंड्यूस ए वुमेन इनटू प्रोस्क्रिप्शन, मिस यूज करना किसी भी एग्रीमेंट का हस्बैंड वाइफ के फ्यूचर में सेपरेट करने के लिए कुछ भी, तो वो भी क्या होगा, हमारा इनवैलिड होगा, ठीक है। बात है एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, मतलब ऐसे एग्रीमेंट जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में हो, तो वहाँ पे वो वैलिड होगा, इनवैलिड। तो देखो जो पब्लिक पॉलिसी होती है वो एक टर्म होती है जिसका वाइड स्कोप है, मतलब जो पॉलिटिकल, सोशल या इकोनॉमिक मैटर से रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो पब्लिक पॉलिसी में आता है। वैसे तो जो टर्म पब्लिक पॉलिसी है वो इतनी डिफाइन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, बट फिर भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो पब्लिक के इंटरेस्ट के खिलाफ हो, उसको हार्म करे, वो हमारा वॉइड होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिए, ए है ना अपना घर बी को देता है उधार पे, और बी क्या करता है वहाँ पे जुए वगैरह का काम स्टार्ट कर देता है, गैम्बलिंग डेन ओपन कर लेते हैं, तो ये क्या होगा, ये तो पब्लिक के अगेंस्ट में, पब्लिक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में, तो ये क्या होगा, वॉइड होगा। तो कोई भी एग्रीमेंट जो पब्लिक के गुड या डीम्ड मतलब माना जाए कि वो अगेंस्ट में है गुड्स के लिए, तो वो हमारा वॉइड होगा। पब्लिक पॉलिसी बहुत अनरूली और सा, मतलब जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो यही बता रखा है कि जैसे इसमें अब बताएं कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में कौन कौन से एग्रीमेंट हो सकते हैं, उनके एग्जांपल, जैसे कोई भी एग्रीमेंट किसी एलियन इकोनॉमी के साथ ट्रेडिंग करना। एलियन इकोनॉमी मतलब कोई भी सिटीजन है कंट्री का जो 8% किसी दूसरे देश में रह रहा है जिसके साथ वार वगैरह छिड़ा हुआ है, तो कहते हैं कि दूसरे देश के साथ वार के टाइम पे अगर हम कोई भी एग्रीमेंट करते हैं तो वो भी हमारी पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है। एग्रीमेंट स्टिपलिंग प्रोसिक्यूशन, मतलब कोई भी इंसान है, ठीक है, जिसने कोई क्राइम किया है तो उसको प्रोसिक्यूट करना ज़रूरी है, उसको सज़ा मिलना ज़रूरी है, पब्लिक के इंटरेस्ट में है, ठीक है। तो उसके साथ कोई ऐसे किसी भी पर्सन के साथ एग्रीमेंट में आना क्या करेगा, लॉ को स्टिपुलेट करेगा, वो घोर अपराध माना जाएगा। फिर एग्रीमेंट जो इंटरफेयर करे जस्टिस के कोर्स में, मतलब लॉ वगैरह के काम में, तो कहते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है एग्रीमेंट का जो इंटरफेयर कर रहा है कोर्स ऑफ जस्टिस में, उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है, तो वो भी अनलॉफुल एग्रीमेंट होगा, ठीक है। जो भी एग्रीमेंट है जो चेंज करे लिमिटेशन के पीरियड को, तो वो भी हमारे लॉ के अगेंस्ट में होता है। जैसे एक लोन देता है 10,000 का बी को और एग्रीमेंट करता है कि वो 3 साल बाद भी है ना केस कर पाएगा कॉन्ट्रैक्ट के पूरा होने के, तो ये हमारा वॉइड एग्रीमेंट है, क्योंकि जितना पीरियड डिफाइन है कॉन्ट्रैक्ट में उतने तक ही आप एलिजिबल हो। कोई भी एग्रीमेंट है जो किसी प्रोक्यूर ऑफिसर को प्रोक्यूर करे, पब्लिक ऑफिसर को, या उसे रिश्वत वगैरह दे, तो कहता है कि कोई भी पब्लिक ऑफिसर है जिसका टाइटल क्या है कि भाई वो रिश्वत वगैरह लेता है, ठीक है, तो इस टाइप से क्या हो जाएगा, वो भी हमारा लोग है, क्योंकि हमारे देश में रिश्वत वगैरह अगेंस्ट है। फिर इसमें जैसे एग्जाम्पल भी दे रखा है कि यहाँ पे कि एक ए एग्री हो जाता है कि वो एमए की डिग्री बी को भेज देगा, तो ये भी तो वॉइड हो गया। या प्रोक्योर करेगा पद्मश्री का टाइटल पैसे दे के खरीद लेगा, तो ये क्या है, अगेंस्ट है। मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट, कहते हैं कि कोई भी एग्रीमेंट किया जाए, ठीक है, अरेंज करने के लिए मैरिज पैसे देकर, तो वो भी वॉइड है, ठीक है, क्योंकि ब्रोकर होते हैं वो पर्सन जो है ना इंटरमीडिएट की तरह काम करते हैं, अलग अलग सर्विसेज देते हैं, ठीक है। फिर एग्रीमेंट जो पेरेंटल अथॉरिटी को रोके, मतलब जो भी पेरेंट्स के अधिकार वगैरह है उस बच्चे पे उसको रोके, तो पेरेंट्स को लीगल गार्जियन होते हैं अपने बच्चे के, कानूनी रूप से शिक्षक होते हैं,
तो जो राइट है गार्डनरशिप का उसको हम है ना दूर नहीं कर सकते, लेकिन अगर ऐसा करने का काम किया जाता है तो वो अगेंस्ट में होगा। एग्रीमेंट जो मोनोपोली क्रिएट करेगा तो वो भी अगेंस्ट में है पॉलिसी के। जो भी एग्रीमेंट है जो इंटरफेयर करे किसी के मैरिटल ड्यूटीज़ में, ठीक है, तो वो भी क्या होगा, वो भी इंटर करेगा। तो यही बता रखा है कि जो परफॉर्मेंस और मैरिटल स्टेटस को इंटरफेयर करे तो वो अगेंस्ट में होगा। कोई भी एग्रीमेंट है जो पर्सनल लायबिलिटी को रोके, कहता है कि जो एग्रीमेंट है जो अनड्यूली रिस्ट्रिक्ट करे किसी की फ्रीडम को, पर्सनल लायबिलिटी को, तो वो वॉइड होगा पब्लिक पॉलिसी के अंदर। जो कोर्ट है उसने एग्रीमेंट वॉइड कर दिया था कि मतलब स्लेव लेबर के रूप में भाई जैसे किसी को दास वगैरह बनाना, क्योंकि हर किसी को अपनी अपनी फ्रीडम है। एग्रीमेंट जो किसी के डी फ्रॉड करे रेवेन्यू में, तो कहता है कि एग्रीमेंट किया गया डी फ्रॉड करने के लिए रेवेन्यू में, तो वो भी मतलब लागू नहीं होगा, ठीक है। फिर है एग्रीमेंट विद इमोरल कंसिडरेशन, ठीक है, जितना भी कंसिडरेशन होते हैं नॉर्मली उसके अलावा, जैसे भाई एक ये बोलता है कि तू ना उसको मार दे मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तो इमोरल हो गया ना, लॉ के अगेंस्ट में हो गया किसी को मारना। क्रिएट करना इंटरेस्ट अपोज टू ड्यूटीज़, ठीक है, मतलब ऐसा इंटरेस्ट क्रिएट करना जो ड्यूटी के अगेंस्ट में हो। तो कोई भी पर्सन है जो किसी ऐसे एग्रीमेंट में आ जाए जो उसे बांध देता है जो प्रोफेशनल ड्यूटी के अगेंस्ट में है, जैसे उसने बोल दिया कि एक डॉक्टर को कि तू इसको मार दे, कह देना इलाज के दौरान मर गया तो मैं तेरे को इतने पैसे दूँगा, ड्यूटी के अगेंस्ट में हो गया। एग्रीमेंट फॉर इम्प्रॉपर प्रमोशन ऑफ लिटिगेशन, ये दो प्रकार का होता है। मेंटेनेंस मतलब जो एग्रीमेंट असिस्टेंट देते हैं फाइनेंशियल या किसी तरह प्रकार की किसी दूसरे पर्सन को डिफेंड करने के लिए उसकी लीगल प्रोसीडिंग को, ठीक है। और जहाँ पे जो पर्सन है जिसे असिस्टेंट दी जाती है उसे वैसे कोई लीगल राइट नहीं होता, ठीक है, ऐसी प्रोसीडिंग्स के लिए। जैसे ए प्रॉमिस कर देता है 10,000 बी को देने का, बाद में सी के अगेंस्ट में वो फाइल कर देता है विल फाइल ए सूट की, वो सी के अगेंस्ट बी एग्री हो जाता है। लेकिन एग्रीमेंट बिटवीन द टू एक मेंटेनेंस है, क्योंकि जो पर्पज़ है ए का वो सिर्फ है ना हरास करना है सी को। चैम्परेटी ये ना है तो ऊपर जैसे बट थोड़ा अलग है। देखो इसमें क्या होता है कि वन पार्टी हेल्प करती है दूसरे की किसी एक्शन में रिकवर करने के लिए पैसे वगैरह को, ठीक है। डिफरेंस यही हो जाता है कि जो चैम्परेटी होते हैं वो राइट देता है रिसीव करने का शेयर लिटिगेशन के दौरान। और अगर अनलॉफुल कुछ पार्ट अनलॉफुल है कुछ लॉफुल है तो कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन है अगर एग्रीमेंट का वो पार्शियल अनलॉफुल है तो भी एग्रीमेंट पूरा ही वॉइड होगा। लेकिन हाँ अगर वो डिविजिबल है, जितना पार्ट लीगल है वो फिर वैलिड हो, जितना नहीं है वो इनवैलिड हो। लेकिन अगर नहीं बांट सकते तो वो पूरा इनवैलिड होगा, पूरा वॉइड होगा। तो ये हमारा कंसिडरेशन का एक टॉपिक था और इसमें से हर साल एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में